Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार बॉस। हेलो सर। हाय सर। हेलो सर। जी, तो शुरू करें। गुड आफ्टरनून जी। तो अभी हम लोग साउंड वेव को जे मेन टारगेट करते हुए ढंग से समझ लेंगे। ऑर्गन पाइप में ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। ठीक है जी। हम्म कोर्स यार, सैटरडे संडे फर्स्ट 31st, तो ये 4 दिन छुट्टी वाला दिन था। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो नॉन टेक्निकल स्टाफ नहीं होंगे, नॉन टीचिंग वाले जो भी हैं, तो शायद वो कल ही हो पाएगा। बिल्कुल बेसिक से होगा, आपको कुछ भी नहीं आता है इसमें तब भी समझ आएगा, लेकिन यस फॉर जेई मेन के लिए। ठीक है, जेई मेन 2021 हो 22 हो सबके लिए। ठीक है जी सर। मैंने भी बड़ा मिस किया आप लोगों को यार। जी, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। ओके, चलिए। वैसे कल मॉर्निंग में ही लॉन्च हो जाएगा, 6 तारीख से है। स्ट्राइकर में मॉडर्न फिजिक्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, कल मिले थे? अच्छा, नहीं एक्सेल वालों से नहीं मिले थे ना शायद। रेगुलर 6 तारीख से शुरू कर लिया जाए। हम्म चलिए अब बाकी की बातें हम कर लेंगे, एक बार ये चैप्टर शुरू कर लेते हैं अभी, है ना? तो फिर बीच में बात कर लेंगे, मतलब एक्सेल वालों की रेगुलर क्लास। ठीक है, एक्सेल वालों की रेगुलर क्लास 6 से शुरू होनी है। ठीक है, अभी हम लोग साउंड वेव पढ़ेंगे। जीरो से सिखा दूंगा जे मेन के हिसाब से। इवन एडवांस के हिसाब से भी बहुत सारे फंडे समझ आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट जे मेन तो पक्के तौर पे। ठीक है, तो साउंड वेव में स्पेशली हम लोग ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, कैसे वेव इक्वेशन लिखते हैं। वेव इक्वेशन का पूरा फंडा पहले बता चुका, बस उसी में इसको पुट करना है। ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस अभी सब कुछ समझ लेंगे जो वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। डॉपलर्स, अल्ट्राई की बीट्स तक पहुंच जाए, अदरवाइज एक ये चीज रह सकता है बच्चा। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझिएगा और उसके बाद जाके आप क्वेश्चन फटाफट करेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं आज की क्लास में आप सबको पता लग गया, तो शेयर कर दीजिएगा, जितना कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी। हाँ, तो चलिए अब शुरू की ऑप्टिक्स में आपको बता दूं, इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पेशल में करें। तो जैसे आप देखोगे तो साउंड वेव की अगर बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि भाई वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, वेव अगर पॉजिटिव एक्स में प्रोपगेट हो रहा है, तो मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा इसी लाइन पे। मतलब मीडियम का पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसा। ट्रांसवर्स में क्या होता था, उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें, देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि y का मतलब अब ये मत समझ लेना कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस और समथिंग। सिंपल सी चीज है, इस बार मीडियम का जितना भी पार्टिकल होगा वो वेव के प्रोपगेशन के लाइन पे ही ऑसिलेट कर रहा होगा।
तो मान लो वेव जब तक नहीं था, बस इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारे इनके मीन पोजीशन है, सभी अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जब डिस्टरबेंस नहीं था तब जहां होना था वहां पे है। तो इन सब की पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को हम एक्स से दिखाते हैं। अब अगर डिस्टरबेंस है और मान लो ये एक्स वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ देखना, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल मतलब इस पार्टिकल के मेन पोजीशन की ये पोजीशन है। अब अगर ये डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, उस डिस्प्लेसमेंट को y से लिखना है। सो व्हाट इज y हियर? दिस इज द displacement of the particle, displacement of the particle, ठीक है। एट टाइम t। अब आपको ये खबर लग गया होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल में हमने x क्यों लिखा, मतलब x जो लिखा है दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब उस पार्टिकल का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ रही है? तो ये वेव इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो अब ऐसे देखो, व्हाट इज y हियर? सो दिस इज द displacement of the particle from the mean position, a is the amplitude, ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, एंड k is the angular wave number which is 2 pi by lambda, angular wave number, and this one is initial phase। तो मुझे लगता नहीं यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, यहां तक बातें समझ आ रही हैं, यहां तक बातें सबको समझ आ रही है। हाँ, रेजोनेंस एंड बीट्स वो भी हम पूरी कोशिश करें, रेजोनेंस से आपको सिर्फ थ्योरेटिकल आइडिया मिलना चाहिए, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक बिल्कुल बातें समझ आ गई। तो हमने ऐसा लिख दिया कि वेव इक्वेशन आप इस तरह से लिखते हो जी, लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम साउंड वेव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसको लिखा डिस्प्लेसमेंट वेव के तरीके से, दूसरा इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर वेव के तरीके से। फिर इस पॉइंट पे भी आएंगे डिस्कशन पे एक सिंपल क्लास में कि इसको विजुअलाइज करेंगे थ्रू द एनिमेशन की किस तरह से सब रिलेटेड होते हैं, बट अभी जेईई मेन के हिसाब से कर रहे हैं तो उस पंगे में ना जाते हुए अब बेसिक पॉइंट्स और सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चंस अभी तक के कर लेंगे तो काम हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज डेंसिटी वेव। एक्चुअली वेव लिखने का क्या तरीका होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वाइब्रेट हो रहा है, जरूरी नहीं डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या लिखोगे वहां पे, किस चीज का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करा के आप लिखते हो, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो डेफिनेटली प्रेशर में वेरिएशन आएगा, अगर यह पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो डेफिनेटली प्रेशर में वेरिएशन आएगा, और अगर प्रेशर में वेरिएशन आता है तो डेंसिटी में भी वेरिएशन आएगा, और ये दोनों सेम फेज में होगा, दोनों सेम फेज में होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर मैक्सिमम है तो डेंसिटी भी मैक्सिमम है, जिस मोमेंट में प्रेशर मिनिमम होगा उस मोमेंट पे डेंसिटी भी मिनिमम होगा, तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। बट इन दोनों और उसके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जाएगा उसका वो मीन पे रहेगा, ठीक है सर। हाँ शुभम, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना मैं कर रहा हूं उतना करने से भी काम चल जाएगा, बस आपको ये ख्याल रखना है कि हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव, डेंसिटी वेव, तो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेव के हिसाब से हमने ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, ये इक्वेशन लिख दिया।
अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा देता हूं, जिससे एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना होता है अगर पूछा जाए तो, जैसे डॉपलर्स एंड बीट्स को मिला करके, डॉपलर्स एंड बीट्स को मिला करके। ठीक है, तो सबसे पहले डॉपलर्स में समझा देता हूं कि क्या होता है। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा, तो ये आपने डेंसिटी और ये सारी चीजें लिखी, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक चीज है। फ्रीक्वेंसी जो पढ़ते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ा है वहीं से आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। यहां से एक सिंपल सवाल पूछा जा सकता है, इक्वेशन दे देगा, आपको सिंपली कंपेयर करना है, कंपेयर करके ए पूछ सकता है, के पूछ सकता है, ओमेगा पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ वेव पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है आप निकाल सकते हो ऐसा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा लिखते हैं f into lambda, where f is the frequency and v is the velocity of wave. v is the वेलोसिटी ऑफ वेव। अब इस पार्ट को मैं अप टू एडवांस्ड अभी करा दूंगा ताकि मेन में आपको कहीं से दिक्कत ना आए, अभी एक बार जरा समझिएगा। तो v वेलोसिटी ऑफ वेव है, मतलब जिस वेलोसिटी से तुम्हारा डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है, जिस वेलोसिटी से तुम्हारा डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ऐसा पढ़ते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। अगर मान लो कहीं पे फॉर एग्जांपल कि मान लो फ्रीक्वेंसी 4 है, तो आप देखोगे कि एक सेकेंड में कितने वेव, 1 2 3 4, 1 2 3 इस तरह से जाएगा, लिख सकते हैं। तो इसको आप 4 लैम्डा लिखोगे, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 लैम्डा, तो यही वेलोसिटी होगी, तो इसको हम वेलोसिटी लिख देते हैं, इसलिए v को फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा लिखते हैं। भाई यहां तक बातें समझ आ रही है? आशीष कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो थोड़ा आगे आगे बढ़ा देंगे, है ना, पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग कर ले। जी सर। अब अगर आप आगे देखोगे यहां से, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 4 लैम्डा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, भाई ठीक है, होता है ऐसा। अब आप फ्रीक्वेंसी के लिए सोचो, तो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, it is the property of source। लेकिन यहां पे हमें एक बात ढंग से समझने की जरूरत है। इफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो क्या चीजें हो सकती, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, मतलब कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी अगर कंट्रोल करना है तो वो ठीक है कि वो सोर्स से ही कंट्रोल होता है, उसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आप सुनते हो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी पे रिलेटिव मोशन का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी पे रिलेटिव मोशन का फर्क पड़ सकता है। इसको कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। आपने ऐसा फिल्मों में देखा होगा, कभी रोड में, कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो ऐसा इधर, अगर कोई गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में जूम ऐसा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ये नहीं कि तुमको देख करके उसने कुछ बदला, उनको लगा टॉम क्रूज जी खड़े हैं भाई, उन्होंने एकदम कुछ ऐसा आया जूम। तो जब तुम्हारे पास आया था तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नोट पे थी और जाते हुए, जी सर। तो अब इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब यहीं से सोचना शुरू करो कि एग्जैक्टली यही चीज आप देखोगे, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे है और कुछ वैसे प्लेटफॉर्म पे है जहां पे कि कुछ ट्रेनें नहीं रुकती हैं, लाइक राजधानी है जो, तो आप देखोगे जब तुमको अप्रोच करे तो बड़ा काम यूं होता है, लेकिन थोड़ा जैसे निकले तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। यस, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी तरफ आ रहा था तो ड्राइवर ने कुछ चेंज किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और जाते हुए उसने कम कर लिया, नो। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, फोटो बना के, इसको हम फोटो बना के समझते हैं। कैसे, तो मान लो ये सोर्स है और 2 ऑब्जर्वर बिठा रखा हमने, एक यहां पे O1 और एक यहां पे O2। अब जरा समझिएगा होगा क्या कि वेव निकला 1
तो आप यहां से देखोगे दोनों के लिए, मतलब फोटो थोड़ा सा वैसा हो, बट आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो यहीं पे एक एक वेव की बात करें, एक पीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इधर भी उतना ही, 1 2 3 4, तो दोनों तरफ बराबर मामला बन रहा है। दोनों तरफ बिल्कुल बराबर मामला बन रहा है। इधर भी 4 वेव है, इधर भी 4 वेव है। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? ऑब्जर्वर 1 और 2 के लिए कोई परेशानी नहीं, उधर उधर रखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है जी सर। और 23 के लिए बस आने वाला है बेटा, है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि मुझे उधर जाना पड़े, अगर कुछ ऐसा हो कि ये दोनों ऑब्जर्वर अपनी जगह पे रह जाए और सोर्स किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाए, नॉर्मली ऑब्जर्वर एक जगह पे ही रह जाते हैं। ये देखो, इसको हमने शिफ्ट कर दिया। यहां से एक आइडिया लगे कि हुआ क्या, ऐसे ही रहा। लेकिन अगर ये मूविंग ऑब्जर्वर सोर्स होता तो गिवन टाइम इंटरवल में ये अपनी जगह से थोड़ा आगे चला गया होता, अपनी जगह से थोड़ा आगे चला गया। तो अब ये मान लो थोड़े से टाइम में ये आगे डिस्प्लेस हो गया, यहां आ गया। कि अगर ये ट्रैवल कर रहा होता इधर, अगर नहीं कर रहा था तो ये था, अगर ये ट्रैवल कर रहा होता तो ऐसा कुछ होता। बस यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये इस तरफ को ट्रैवल करके पहुंच गया होता? जी सर। अब अगर हम फोटो बनाएंगे फिर से तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा बॉस, ये जो वेव है ना, ऐसा, और यहां पे ऐसा। बात समझ आई क्या? ऐसा कुछ होगा, बाकी फिर इसको डॉट डॉट से आप मिलाइएगा। बस मैं अरेंजमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ये पूरा एक क्लास में हम समझाते हैं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन अभी एग्जाम सर पे है और सब कुछ ऐसा लिखना है, तो फिर हम, जी सर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओके बॉस, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। हम लोग थोड़ा आगे निकल चुके हैं, सभी करवा देंगे बॉस, चिंता ना करो। आज समझ आया? टाइम तो खराब नहीं हुआ आपका? नो, ठीक है सर। ओके सर, बाय, टेक केयर।